नमस्ते, मैं डॉक्टर धनवंतरी शुक्ला। आइए बात करें कि इस नई कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आपका मिला असीम स्नेह ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमारे पुराने एपिसोड्स में आप लोगों के जितने सकारात्मक रिव्यूज़ आए वो हम लोगों का सबसे बड़ा इनाम है। और आप लोगों की मांग के अनुसार हम लोग आज एक नए कलेवर में एक नए मेहमान के साथ फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर के वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन यानी हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मिथिलेश कनौजिया सर। डॉक्टर साहब ने अपना MBBS अम्बेडकर नगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से किया है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई राज्य के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से पूरी की है। उसके बाद सर पूर्वांचल के बहुत सारे ख्यातिलब्ध अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पहले भी दे चुके हैं। साथ ही शाम का समय सर प्रमिला अस्पताल में भी अपना समय देते हैं, जिसके लिए हम सर के आभारी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस पर। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी समस्या है जो घर घर फैली है, क्योंकि एक खास उम्र के बाद ऑस्टियोपोरोसिस की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। हम लोगों में से कई लोगों के घर में बूढ़ी दादियों या नानियों के कूल्हे की हड्डी टूट गई होगी, या पुरुषों में भी कई वृद्ध बुजुर्ग लोगों के कूल्हे की हड्डियां टूट जाना या हड्डियों में दर्द रहना, हड्डियों की कमजोरी। तो ये एक आम धारणा है कि उम्र के साथ हड्डियां कमजोर होती हैं। अब इस कमजोर होती हड्डी के लिए कई सारे मेडिकल टर्म्स हैं, कई सारे कंडीशंस हैं। तो एक शब्द है ऑस्टियोपोरोसिस। आजकल इंटरनेट मीडिया के प्रचलन के बाद लोगों के मन में इसके प्रति जागरूकता भी फैली है। ये शब्द अब आम जनमानस तक भी पहुंचा है। तो डॉक्टर साहब, एक आम आदमी के लिए आप थोड़ा सा सरल शब्दों में समझें कि ऑस्टियोपोरोसिस है क्या चीज? धन्यवाद सर। सबसे पहले तो अपने मंच पर बुलाने के लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और इस मंच के माध्यम से मैं काशी की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रणाम करना चाहता हूं। और ऑस्टियोपोरोसिस अगर बात करें कि आम जनमानस की भाषा में समझाने के लिए, तो इसे ऐसे बताया जा सकता है कि हड्डियों के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है। जब उन छत्ते का छेद बड़ा हो जाता है तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हड्डी का अंदरूनी भी ताकत खत्म हो जाती है और हड्डी की बाहरी ताकत भी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से शुरुआत में तो मरीज को पता चलता नहीं, इसीलिए शायद इसे साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे इसकी गंभीरता बढ़ती है तो उसके बाद कमर में दर्द और कूल्हों में दर्द, फिर कई बार ऐसा होता है कि मरीज को सीधे तब पता चलता है कि जब उसको कोई मिसहैपनिंग हो जाए, जैसे फ्रैक्चर हो जाए या जब वो गिरे, उसके बाद तब पता चलता है। डॉक्टर साहब ने बहुत एक महत्वपूर्ण बात करी कि एक साइलेंट डिजीज है। इस साइलेंट डिजीज को हम नोन डिजीज, यानी इस साइलेंट डिजीज को हम आवाज कैसे दे सकते हैं, हम कैसे इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैला सकते हैं ताकि लोगों को उस मिसहैपनिंग या फ्रैक्चर के पहले मालूम चल सके? इसके लिए सर हम क्या कदम उठा सकते हैं? सर इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है मोस्टली एक 45 से 50 साल की उम्र के बाद ही होता है। ओके, ठीक है। कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जैसे जो समय से पहले इस उम्र के पहले हो जाते हैं, वो उनकी बात अगर छोड़ दें तो जनरली ये 45-50 साल की उम्र के बाद ही होता है, और मोस्ट कॉमनली जो होता है महिलाओं में देखा जाता है। और मोस्ट कॉमनली ये भी देखा गया है कि महिलाओं में जब उनका मासिक धर्म रुक जाता है, जो कि 45 से 50 साल की उम्र के अराउंड ही होता है, उसके बाद ये और तेजी से बढ़ता है। उसमें ये भी पाया गया है कि जब मासिक धर्म होता है, जब तक मासिक धर्म चलता है तो उस समय तक एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है, वो जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करता है। तो जैसे ही मासिक धर्म रुकता है उसके बाद एस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो फिर उसका प्रोटेक्टिव फैक्टर जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस वो कम हो जाता है। इसीलिए सर इसमें ये देखा गया है कि महिलाओं में ये ज्यादा व्याप्त बीमारी है। तो हमारी जो माताएं हैं जो 45 की उम्र को पार कर रही हैं, वो अपनी हड्डियों के सेहत के लिए, हड्डियों को मजबूती करने के लिए कैसे कदम उठा सकती हैं? सर इसके लिए तो सबसे पहला चीज़ है सर डाइट में ये कि सर ऐसे फूड्स को लें वो जिनमें कैल्शियम और विटामिन डी रिच फूड्स हों। अच्छा। और कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जो वो डेली करें, मिनिमम आधा घंटा से 45 मिनट, जैसे
तेज तेज चलना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, और लाइट वेट गियरिंग एक्सरसाइजेज जैसे छोटे छोटे डंबल लेके उससे एक्सरसाइज करना, ताकि उनका मसल पावर और मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे। सर, हमारे देश में लगभग 1/3 लोग शाकाहारी हैं, शुद्ध शाकाहारी, और एक आम धारणा है कि शाकाहारी भोजन में कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा कुछ कम होती है। तो कुछ आपने कैल्शियम और विटामिन डी रिच फूड की बात की। आमतौर पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही में किस तरह के भोजन को करने से पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम विटामिन डी पाया जा सकता है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। अगर खाने की बात करें तो सर जैसे हो गया कैल्शियम के लिए दूध हो गया, अंडा हो गया, दही, छाछ, पनीर, और नॉनवेज फूड्स में सर जैसे कॉड फिश लिवर ऑयल हो गया और मछली हो गई, ये सब खाने से कैल्शियम और विटामिन डी वो हो सकता है। वैसे तो ये है कि सर विटामिन डी जो है वो सनलाइट एक्सपोजर से ही आपको मिलना है। तो अगर सुबह की पहली धूप जो है, पहली धूप 15 से 20 मिनट तक लें तो लाभकारी हो सकता है। सर, एक बार अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो ही गया तो क्या इसका इलाज संभव है? सर इलाज संभव है, क्योंकि इलाज थोड़ा लंबा है सर, लेकिन संभव है। संभव इसलिए कि मान लीजिए कोई पेशेंट आया जिसको ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उसके लिए हम लोग के पास काफ़ी सारी औषधियाँ हैं, जिसमें सर सबसे पहले तो डेली कैल्शियम का टैबलेट देना है और सप्लीमेंट देना है और विटामिन डी का सप्लीमेंट देना है। बाकी अब और जनरेशन में सर और भी दवाइयाँ आ चुकी हैं, और वेट गेनिंग एक्सरसाइज ये तो सर करना है, प्रिवेंटिव मेजर या हो चुका है फिर भी करना है। और फिर उसके बाद आ चुके हैं सर हमारे पास बिस्फोस्फोनेट्स ड्रग आ चुकी हैं, कई प्रकार के नाक में डालने वाली दवाइयाँ हैं, और कई दवाइयाँ ऐसी हैं जो हफ्ते में एक टैबलेट खानी है, महीने में एक टैबलेट खानी है। कुछ इंजेक्शन है जो डेली लगते हैं, कुछ 6 महीने में लगते हैं, कुछ साल में एक बार लगते हैं। यानी ऑस्टियोपोरोसिस साइलेंट डिजीज जरूर है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम सटीक समय पर सटीक परामर्श ले लें तो इस विभीषिका से मुक्ति पाई जा सकती है। तो सर, हमारे समाज में आपका एक बहुत ही समृद्ध अनुभव रहा है एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ग्रुप में। ये बीमारी किस हद तक व्याप्त है? क्या ये बहुत दुर्लभ बीमारी है या बहुत आम समस्या बन गई है? ये बीमारी तो बहुत ज़्यादा ही आम है। लगभग हर घर में कोई न कोई किसी न किसी के स्वजन या परिजन वो इस बीमारी से ग्रस्त हैं, चाहे उन्हें ये पता हो या ना पता हो। इसीलिए इसको शायद साइलेंट डिजीज भी कहते हैं। तो सर, इसको जानने के तरीके क्या हैं? क्या कुछ जांचों से हम जानते हैं या कुछ लक्षणों से जानते हैं? मैंने हाउ टू डिटेक्ट, कैसे हम मालूम चले कि हमारे किसी परिजन को या मुझे स्वयं ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है? अगर लक्षणों की बात करें तो मान लीजिए सर कोई भी पेशेंट आया, जो महिला आई जो 45 साल से ऊपर की हैं, या पुरुष आए जो 60-55 साल के ऊपर के हैं, और वो बताएं कि हमारा कमर दर्द करता है, कूल्हे के आसपास की हड्डियां दर्द करती हैं, ये तो लक्षणों की बात होगी। और बाकी जांच अगर करानी है तो सर इसमें कैल्शियम विटामिन डी का लेवल प्लस जो इसका सटीक जांच है, जिससे हम कह ही देंगे कि ये ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं, तो एक जांच होती है सर जिसे डेक्सा बोलते हैं, डुअल एनर्जी एक्सरे अब्जॉर्प्सियोमेट्री, जिसे आम भाषा में BMD बोन मिनरल डेंसिटी भी कहते हैं। उससे इसकी सटीक जांच हो जाती है। उससे बिल्कुल ये पता चल जाता है कि किसको ऑस्टियोपोरोसिस है। सर, जैसे ऑस्टियोपोरोटिक की वजह से किसी को फ्रैक्चर हो गया, तो वैसे मरीजों के फ्रैक्चर का भी क्या कुछ ऑपरेशन या दूसरे इलाज होते हैं? और क्या वो आम फ्रैक्चर जो चोट की वजह से लगते हैं उससे कुछ उसके इलाज में कुछ अंतर या कुछ कठिनाई ज्यादा होती है, ऐसा कुछ होता है? सर ऑस्टियोपोरोटिक अगर मान लीजिए फ्रैक्चर हो ही गया तो उसके तो ट्रीटमेंट तो है ही, फिर उसके बाद उसके साथ साथ हम लोग को ऑस्टियोपोरोटिक जो ट्रीटमेंट है वो भी कंटिन्यू करना है। फ्रैक्चर तो फिक्स करना ही करना है सर। जैसे किसी को मान लीजिए सर कोई महिला है 55-60 साल की है, और मोस्टली जो होता है इसमें फ्रैक्चर जो होता है वर्टिब्रल फ्रैक्चर होता है सर, और कूल्हे के आसपास की हड्डी का फ्रैक्चर होता है। वो भी हल्के से चोट की वजह से, मान लीजिए घर में टहल रही है और स्लिप कर गई, उसमें भी फ्रैक्चर हो जाता है। आमतौर पे फ्रैक्चर इतना कम चोट से होता नहीं है, तो उसमें मान लीजिए सर हम लोग कूल्हे की हड्डी का ऑपरेशन करते हैं, मान लीजिए उसमें रॉड डालें या उसका प्रत्यारोपण करें। लेकिन सिर्फ ट्रीटमेंट यही नहीं है, उसके बाद जो ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट का हड्डी को मजबूती करने का क्रम जो है वो लंबे समय तक जारी रहेगा। सर, जैसे जैसे चिकित्सा विज्ञान आगे बढ़ रहा है और हमारी औसत आयु बढ़ रही है, पहले जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में जो औसत आयु थी वो 30 साल से भी कम की थी। आज लोग 70, 80, 90 साल तक भी जीवित रह जा रहे हैं। तो नेचुरली ऐसी बीमारियां जो कि वृद्धावस्था में होती हैं, इनका
बर्डन भी समाज में बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि इसी के साथ ऑस्टियोपोरोसिस की मात्रा बढ़े। तो क्या एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में, एक चिकित्सक के रूप में इस बढ़ते बर्डन को डील करने के लिए, टैकल करने के लिए हम लोग तैयार हैं या हमारी तैयारी में अभी कुछ कमियां रह गई हैं? सर इसके बर्डन को टैकल करने के लिए तैयार तो हम हैं सर। इसमें सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि समाज में इसके प्रति जागरूकता जो कि समाज में है नहीं सर अभी। ठीक। जैसे सर कोई सप्लीमेंटेशन पे ध्यान देता नहीं है सर आज के ज़माने में, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी इनटेक। और आज के ज़माने में सर पहले होता था कि लोग बाहर काम करते थे, आज के दौर में सर रूम इंडोर काम ही ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से सर सनलाइट एक्सपोजर भी नहीं है और प्लस लोग एक्सरसाइज और ये सब पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सर इसके लिए हमें एक जागरूकता फैलानी पड़ेगी अर्ली एज से। जैसे सर वो होता क्या है कि 30 साल तक हड्डियों का जो है बनना जो है उसकी रिसॉर्प्शन गलने से ज्यादा तेज होता है। उसके बाद दोनों बराबर हो जाते हैं 45-50 साल तक। लेकिन 45 से 50 साल के बाद जो होता है सर हड्डी की गलने की रेट, हड्डी निर्माण की गति से ज्यादा हो जाती है। इसी वजह से उस उम्र में जो है ऑस्टियोपोरोसिस। ये बहुत आपने काम की बात बताई। उम्र के ऊपर अपना कोई वश है नहीं। 45 से 50 की उम्र के बाद गलने की प्रक्रिया, हड्डियों के निर्माण की प्रक्रिया के ऊपर भारी पड़ने लगती है और ऑस्टियोपोरोसिस नाम का ये साइलेंट डिजीज समाज में फैलता जाता है। डॉक्टर साहब एक बहुत ही व्यस्त सर्जन हैं। ये पूरे पूर्वांचल के कई सारे अस्पतालों में इनकी अपनी अपनी अलग अलग व्यस्तताएं रहती हैं। बावजूद इसके डॉक्टर साहब ने अपने इस बहुमूल्य समय में से कुछ पल हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए निकाला। इसके लिए बहुत बहुत आभार। डॉक्टर साहब इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। इनफैक्ट इनका एक जीवन का ये मिशन है कि मुझे मरीजों के साथ समय केवल अपने ऑपरेशन थिएटर या अपने ओपीडी में नहीं बिताना है, मुझे मरीजों के साथ समय उसके साथ भी बिताना है, उसके द्वार तक पहुंचकर बिताना है। फिजिकली हमेशा किसी के द्वार तक जाना संभव नहीं हो पाता, इसीलिए डॉक्टर साहब ने हमारा ये आमंत्रण स्वीकार किया और इस मंच के माध्यम से इनका ये संदेश घर घर पहुँचे और अपने अस्थि के, अपने हड्डी के सेहत को लेकर लोग जागरूक अगर हो जाएं तो शायद हमारा ये परिश्रम, हमारा ये समय ये सार्थक हो जाए। दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और हड्डी से जुड़े दूसरे जो मुद्दे हैं जिनके बारे में आपको ज़्यादा जानने का मन हो, जिसमें आपको लगे कि कोई विशेषज्ञ आपकी भाषा में समझा सके, तो डॉक्टर साहब बिल्कुल एक फ़ोन कॉल अवे हैं। चाहें तो आप इनको फ़ोन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब रोज़ शाम को प्रमिला अस्पताल में भी बैठते हैं अपने तमाम व्यस्तताओं के बावजूद, और गुरुवार के दिन इनकी भी ओपीडी निःशुल्क रहती है। सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस नहीं, हड्डी से जुड़ी किसी भी बीमारी के लिए आप इनसे आकर परामर्श भी ले सकते हैं या फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग कुछ सुझाव देंगे तो उन सुझाव पर हम लोग ज़रूर अमल करेंगे और आने वाले कार्यक्रमों में उन विषयों पर हम लोग डॉक्टर साहब के साथ वार्तालाप करेंगे ताकि इसका सीधा लाभ आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।